प्यारे छात्राएं, प्यारे विद्यार्थियों, आज सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे भी होंगे। ठंड का सीज़न भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों से है, तो इस मौके पर आज हम लोग समान अध्ययन पढ़ते हैं। जो आने वाले टेट परीक्षा, सीटेट परीक्षा, बीएड एंट्रेंस परीक्षा, जहाँ पर कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जहाँ पर जीएस ना आता हो। रेलवे हो, बैंकिंग हो, पुलिस में हो, सेना में हो, पीसीएस जे हो, सभी परीक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों को जीएस का सामना करना पड़ता है। और आज हम उसी प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा है और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, जिससे कि आपको जो भी वीडियो मैं प्रेषित करूं वो तुरंत मिल सके। दूसरे चैनल का नाम है ऑटो प्ले पर गाइडेंस है, वहां पर भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित हम लगातार वीडियो डाल रहे हैं, जिससे कि आप आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा से आप लाभान्वित हो सकें और अपनी सफलता को प्राप्त करने में इस वीडियो के माध्यम से आप सफलता को प्राप्त करें। यही आशा के साथ आते हैं, अध्ययन करते हैं। तो पहला है, भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिनिस्टर मॉडल का संबंध है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल का संबंध है किससे है? अध्यात्मात्मक प्रणाली से है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से है कि संसदीय प्रणाली से है, गणतंत्रवाद से है? बताइए। और कोई छात्र बताए? अभिनव सिंह बताए। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिनिस्टर मॉडल का संबंध है। और कोई छात्र? तो इसका सही आंसर होगा संसदीय प्रणाली से। आज जानते हो संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रारंभ होती है और संसदीय प्रणाली में इंग्लैंड का ज़्यादा योगदान है। इससे पहले कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और वहाँ फंडामेंटल राइट के लिए अधिकार चला था। राजा लुई 16वां था और रानी एंतोइनेट थी। जनता अपनी मौलिक अधिकार चाहती थी कि समानता का व्यवहार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, हमें नौकरी मिले, हमें अन्य अधिकार की मांग कर रहे हैं। लेकिन राजतंत्रात्मक में राजा अधिकार नहीं देना चाहता है, इसीलिए फ्रांस में क्रांति होती है। 1789 की क्रांति हुई और वहाँ पे जनता विद्रोह करती है और राजा रानी को फांसी दे दी जाती है। और फिर वहीं से लोकतंत्र, डेमोक्रेसी मजबूत होता है, गणतंत्रवाद। इसके पहले अधिकतर सभी देशों में राजतंत्र था। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव यह हुआ, धीरे धीरे सभी देश में राजतंत्रात्मक स्थान से लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की स्थापना होती है और फिर राजा का चुनाव के द्वारा होने लगा। राजा का मतलब प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ये सब। इसके पहले क्या राजतंत्र में क्या था? राजा का पुत्र ही राजा होगा। तो इसके पहले अधिकांश देशों में सभी जगह पर राजतंत्र था। हालांकि हमारे वैदिक काल में भी राजतंत्रात्मक था, थोड़ा बहुत लोकतंत्रात्मक पद्धति मिलती है कि एक प्रधान का चुनाव लोग वैसे कर लिया करते थे कि हाँ फलाने को हम प्रधान बना रहे हैं सहमत से। लेकिन धीरे धीरे लोकतंत्रात्मक स्थिति मजबूत होती है। तो उसी है संसदीय प्रणाली जो है, ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहाँ से है? ये इंग्लैंड से है। तो संसदीय प्रणाली की जो व्यवस्था है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल का संबंध किससे है? संसदीय प्रणाली से है, यानी कि लोकतंत्रात्मक पद्धति से है, डेमोक्रेसी पद्धति से है। कैसे चुनाव होगा, कैसे हम किसी देश को कैसे प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे, क्या राज्यसभा का क्या कार्य होगा, लोकसभा का क्या कार्य होगा। तो आप जानते हो हर देश की अलग अलग नाम है। सब जगह हमारे देश का पार्लियामेंट का नाम लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है और राष्ट्रपति। 3 लोग मिलके एक संसद का निर्माण करते हैं। आप इसको पहले पढ़ा चुके हैं। तो ये सब पूरी बातें यहीं से संसदीय प्रणाली से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति उत्तरदायी है कि लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है?
और कोई बताए? अभिनव सिंह बताए। तुम बताओ मीना। हाँ तुम बताओ। काजल सिंह नाम? काजल अंजलि गुप्ता। हाँ बताए। राष्ट्र संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है तो राष्ट्रपति के प्रति है कि संसद के प्रति है कि लोकसभा अध्यक्ष के प्रति है कि लोकसभा के प्रति? इसका सही आंसर जो होगा वो लोकसभा के प्रति होगा। यानी कि मंत्रिपरिषद जो भी जिम्मेदारी है वो लोकसभा के प्रति होती है। जितने भी सांसद लोकसभा में चुने जाते हैं तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी होती है। अधिकतर लोग जो मंत्री बनते हैं वो लोकसभा ही मेन होता है, वहाँ पर सभी की जिम्मेदारी होती है। तीसरा है मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 20 की 36 की 46 की 35। चलो 2 मिनट टाइम देते हैं। और बताएं, मीना बताएं, और कोई बताए? मानो गुण। और कोई छात्र बताए? तो 36 होगा इसका? नहीं नहीं, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 36 होती है तो इसका डिटेल 46 नहीं है, 36 है। 36। चलो इसको। ये न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली क्या है? कॉलेजियम प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ? 1984, 1993, 1999, 1995। कॉलेजियम क्या सिस्टम है? आप लोग सुनते हो न्यायाधीशों की संख्या की नियुक्ति के समय कॉलेजियम पद्धति क्या है? तो कॉलेजियम पद्धति ये जान लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये लोग राय देते हैं सरकार को कि इनको जज बनाया जाए, इन लोगों को चुना जाए। तो ये 5 सदस्यीय क्या है, ये राय देते हैं केंद्र सरकार को। कौन कौन रहते हैं? मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। इनका 5 लोगों का एक ग्रुप बनता है और ये राय देते हैं। तो इसी को, इस पद्धति को कॉलेजियम कहते हैं कि भाई न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सरकार नियुक्त करती है तो किसको नियुक्त करेगी? तो ये लोग राय देते हैं, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है 4 और मुख्य न्यायाधीश, ये अपनी राय देते हैं कि हाँ ये व्यक्ति जो है बहुत अच्छे हैं, इनकी और ये न्याय व्यवस्था में इनका स्थान महत्वपूर्ण है, उनकी जानकारी लाभ विभाग में अधिक है। तो पूरा उन्होंने अपने राय देते हैं। इस पद्धति को कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं, कॉलेजियम प्रणाली। तो ये प्रारंभ हुआ था 1999 ईस्वी में। नहीं, 1999 में। कब? इसका मतलब है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के सलाह के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसे ही कॉलेजियम पद्धति कहते हैं या कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने बताया है। इनमें से किस महान नेता ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ईस्वी का विरोध किया था? एज ऑफ कंसेंट एक्ट महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइए। एज ऑफ कंसेंट बिल, इसका मतलब क्या है? बताइए। एज ऑफ कंसेंट बिल का मतलब क्या है? विवाह की आयु बढ़ाई जाए। तो इसका विरोध किसने किया था? किस क्रांतिकारी नेता ने? महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, की दादा भाई नौरोजी, की बंकिम चंद्र? बताइए।
बेटा ये गलत हो गया, ये 46 है। हाँ, किसी ने बताया 46। मानव में कोशिका के गुण सूत्रों की संख्या 46 है, इसको सही कर लीजिए आप लोग थोड़ा। चलिए ठीक है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों के 23 जोड़े पाए जाते हैं, अतः कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र नर एवं मादा दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। 23वां जोड़ा दोनों में अलग होता है, इसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो हाँ, इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। 46 और न्यायाधीशों की कॉलेजियम प्रणाली 1999 में प्रारंभ हुआ, और इनमें से किस महान नेता ने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था? बाल गंगाधर तिलक। ये उग्रवादी विचारधारा के नेता थे, जिन्होंने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको ले लेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक है, लेकिन उन्होंने विरोध किया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट का, कि ये मतलब ये उस समय की जो स्थिति रही है, ये क्रांतिकारी विचारधारा के नेता थे, और इन्होंने कहा था कि हमें आज़ादी अंग्रेज़ों से सिर्फ साल भर में एक बार मीटिंग करने से नहीं मिलेगी, मेढक की तरह बरसात के महीने में टर्राने से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें उग्र विचारधारा अपनानी पड़ेगी, और अंग्रेज़ों से अपनी मांगने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। सिर्फ उदारवादी नीतियों से काम नहीं चलेगा। तो ये विचार बाल गंगाधर तिलक का था, और उन्होंने एज ऑफ कंसेंट एक्ट माने विवाह की अधिक एज की उन्होंने मतलब आलोचना की थी उस समय। किस क्रांतिकारी ने लिखा है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ? बताइए। भगत सिंह द्वारा, राज बिहारी बोस द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, और बंकिम चंद्र द्वारा। बताइए। तो इसका सही आंसर जो होगा भगत सिंह द्वारा होगा। भगत सिंह लिखे हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह भगत सिंह की पुस्तक है। और अगला क्वेश्चन है, एक समान बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है केवल अपने पिता से, केवल अपने माता से, या अपने माता तथा पिता दोनों से, या तो अपनी माता या अपने पिता से? बताइए। हाँ, वेरी गुड। ये इसका आंसर होगा अपने माता पिता दोनों से। अपने माता पिता दोनों से एक बालिका शिशु अपने यक्ष गुणसूत्र प्राप्त करती है। हाँ बोलो। कौन सा? हाँ हाँ, क्या है, तुम्हें कुछ लग रहा है क्या गलत है? तो कल कंफर्म कर लेगा। वैसे इसमें 1999 है। कॉलेजियम समझ लिया ना, कॉलेजियम सिस्टम। तो ये 1999 में। एक बार फिर से देख लेते हैं। वेस्टमिनिस्टर मॉडल का संबंध संसदीय प्रणाली से है। संघ की मध्य परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति है। और मानव कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या 46 है। इसको दोहरा लीजिएगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1999 में होती है। एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भगत सिंह द्वारा लिखा गया है। वही स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये पुस्तक उन्होंने, भगत सिंह ने लिखा था। एक समान बालिका शिशु अपने एक्स गुण प्राप्त करती है अपने माता तथा पिता दोनों से। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था, यानी राज्यसभा से पहले उसका क्या नाम था? सेंट्रल काउंसिल था, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था, या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, या काउंसिल ऑफ स्टेट था? बताएं, कोई बताए? तो राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन काउंसिल ऑफ स्टेट माना जाता है। ये विधायिका का उच्च सदन माना जाता है। कौन माना जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। गवर्नमेंट
19 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ये काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन किया गया था 1919 एक्ट का। इसके बाद जब डिटेल पढ़ाएंगे तो और आएगा। तो 1919 के एक्ट के द्वारा पहले इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है, बताइए। ये काफ़ी क्वेश्चन आता है। कावेरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी और महानदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आने वाले किसी भी परीक्षा में आ सकता है। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, बताइए। साक्षी सिंह, अभिनव सिंह, इसका सही आंसर वेरी गुड, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। और नर्मदा और ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा और दूसरा ताप्ती, दो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा और ताप्ती नदी। और ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, जीवनदायिनी। नहीं, मध्य प्रदेश में, वहाँ उत्तराखंड में गंगा निकलती है, यमुना निकलती है और 3-4 नदियाँ हैं। और नर्मदा और ताप्ती ये मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं। भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, किसका होता है? वित्त आयोग का, राज्यसभा का या लोकसभा का, नीति आयोग का? बताइए। और अभिनव सिंह आप बताएं। मीना, तुम्हारा क्या नाम है? अंशिका यादव बताएं। तुम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? स्वाति मौर्य। तुम्हारा? शालिनी। हाँ बताइए। साक्षी सिंह, तुम बताओ। तो वित्त आयोग का जो है भारत के उपराष्ट्रपति पदेन सभापति राज्यसभा का होता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन। बैठ जाओ। इसके सभापति कौन है? इसके सभापति कौन है? इसमें उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनकर। इसके पहले वो बंगाल के राज्यपाल थे, तो अभी चुनाव में जीते हैं। और भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये कहाँ की रहने वाली थी? झारखंड की रहने वाली थी। इसके पहले झारखंड में वो राज्यपाल भी रह चुकी हैं और उन्होंने छोटी सी नौकरी से शुरुआत किया था और आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। तो ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन उपराष्ट्रपति होता है? जो वर्तमान समय में श्रीमान जगदीश धनखड़ जी हैं। बादशाह अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? जजिया कर क्या है पहले जानिए। तो जजिया कर ये होता है कि जो भी इस्लामिक बादशाह थे, सुल्तान थे, वो हिंदुओं से अपने राज में रहने के लिए जजिया कर लेते थे कि मैं आपकी जान माल की रक्षा करेंगे, आप रह सकते हैं, तो लेकिन आपको जजिया कर देना होगा। तो जजिया कर शुरुआत हो जाती है। तो ये सभी लगभग सभी सुल्तानों ने जजिया कर लिया, लेकिन अकबर आते आते देखा कि हम अगर इसी प्रकार से राजनीति करते रहेंगे, हिंदुओं के साथ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो मैं अपने अच्छी तरह का शासन नहीं चला पाएंगे लंबे समय तक। इसलिए उन्होंने राजपूतों को अपने से मिलाने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता दिया, जजिया कर को समाप्त किया और ज़बरदस्ती जो हिंदू से मुस्लिम बनाए जाते थे उन पर रोक लगाई। यानी कि हिंदू मुस्लिम को समानता पर लाने का प्रयास अकबर कहता है पहला ये मुगल बादशाह था। इन्होंने ही 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया। तो जजिया कर समाप्त गए। जब भारत में इस्लामिक राज स्थापित हुआ तो अधिकांश सभी मुस्लिम राजा हिंदुओं को या जो इस्लाम धर्म को नहीं मानती थी उसके राज में तो रह सकता है, लेकिन उसे जजिया कर देना होगा। तो लगभग सभी सुल्तानों ने सभी बादशाहों ने जजिया कर लिया। तो इस प्रकार से 1564 इसकी हम पूरी हिस्ट्री बाद में बता देंगे, जजिया कर कहाँ से शुरुआत होती है, कब तक चला। ये फिर अकबर बाद में लगा देता है,
फिर जहांगीर लगाते हैं, फिर शाहजहां भी लगा देता, फिर औरंगजेब लगा देता है, फिर कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है। तो ये सिलसिला ख़त्म समाप्त ये चलता रहा है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था बताइए? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम, आदित्य प्रथम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली किसी भी आगामी परीक्षा में आ सकता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया बताइए? राजराज प्रथम ने है, राजराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में कि डेसिबल में? ध्वनि प्रदूषण जो नापते हैं, पर्यावरण आपका टॉपिक है, सभी को पर्यावरण में पास होना है और इसलिए पर्यावरण के टॉपिक को हमने अलग से वीडियो बना के दिया है, आप इसको देखिए। यानी कि पर्यावरण को अच्छी तरीके से तैयार किया। अब आने वाले जो भी परीक्षा है, चाहे नेट का हो, चाहे बीएड का हो, जो भी परीक्षा आप देंगे, आपको पर्यावरण और कंप्यूटर संबंधित अधिकांश क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यानी कि कंपटीशन निकालने के लिए आपको इतिहास की जानकारी के साथ साथ इतिहास, भूगोल, थोड़ा पॉलिटिक जानकारी के साथ पर्यावरण, कंप्यूटर साइंस, जब ये सब जान जाएंगे तभी कोई कंपटीशन निकलेगा। तो अब आते हैं तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने किया। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं डेसिबल में, डेसिबल में। और निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस जनित है? वायरस जनित है। फाइलेरिया है, रेबीज है, मियादी बुखार है, ल्यूकीमिया है। ये हम दो क्वेश्चन साइंस का भी है, तो इसका सही आंसर होगा रेबीज। हाँ, कुत्ते के लार में पाया जाता है, तो ये वायरस जनित नहीं है। बाकी फाइलेरिया, मियादी बुखार, ल्यूकोमिया ये सब वायरस जनित रोग है। निम्न में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बताइए। एस्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल एवं मौलिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल बताएं। होम साइंस आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें भी होगा, आप बताएं। इसका सही आंसर होगा सिट्रिक अम्ल एवं मौलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और मौलिक अम्ल। एक बार और दोहरा लेते हैं। राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था काउंसिल ऑफ स्टेट, ये 1919 के एक्ट के तहत बनाया गया था। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? वो नर्मदा नदी है। नर्मदा और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में राष्ट्रपति का पदेन सभापति कौन होता है? भारत में राष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का होता है। बादशाह अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया? 1564 में। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? राजराज प्रथम ने। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से नापते हैं। रेबीज जो है वायरस जनित रोग नहीं है, जबकि टमाटर में सिट्रिक अम्ल और मौलिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने समान अध्ययन का डिस्कस किया, जो आने वाले आगामी किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार आपका मार्गदर्शन होता रहे, तो आप हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र पर सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा चैनल है ऑटो प्ले पे गाइडेंस नाम का चैनल है, वहाँ पर जाकर हमको फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि समय समय पर जो भी वीडियो मैं बनाऊँ वो तुरंत आपको मिल सके और उसका अधिक से अधिक आप आने वाले आगामी परीक्षा में अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। धन्यवाद।